दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। बिहार में अब मतदाता सूची संशोधन का भूत नाचना शुरू कर चुका है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट संशोधन के नाम पर बिहार चुनाव से पहले ये आदेश लागू करके विपक्ष को उलझा तो दिया है। अब बिहार में चर्चा वहां के मूलभूत मुद्दों की नहीं हो रही, बल्कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और इससे संबंधित दस्तावेज तैयार करने की होने लगी है। यानी सत्ता पक्ष की ये चाल वहां चल पड़ी है। वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने से पहले अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आवेदक को शपथ पत्र देना होगा, जिसमें बताना होगा कि उसका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था। इसके लिए आवेदक को जन्म स्थान या जन्म तिथि का कोई प्रमाण पत्र भी देना होगा। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को मनमानी करने पर सवाल उठाए थे। लोकतंत्र में लोगों की मर्जी के बिना ऐसे आदेश लाना जिसमें उनकी नागरिकता को चुनौती दी जाए, उसके नागरिक अधिकारों को जोड़ तोड़ करके छीन लिया जाए, तो ये मनमानी के दर्जे में ही तो आएगा। इससे पहले कि हम विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों और उनके ऑब्जेक्शंस पर आएं, पहले हम आपको ये याद दिला देते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो 18 पेज के आदेश जारी किए गए हैं, उसमें आखिर क्या लिखा है, उसके कुछ खास बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों को शामिल किया जाएगा। एलिजिबल वोटर्स ही लिस्ट में रहें, इनएलिजिबल न रहें। इससे कौन इनकार कर सकता है? एलिजिबल वोटर ही वोटर लिस्ट में होने चाहिए। लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए जिन कागजों को मांगा जा रहा है उनमें आधार कार्ड तो है नहीं, और ये वही आधार कार्ड है जिसका यूनिक आईडी नंबर ज्यादातर सरकारी दस्तावेज बनवाने में बुनियादी तौर पर जरूरी होता है। इसलिए इसका नाम आधार रखा गया है। आधार बनवाने के लिए आपको बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजरना होता है। आधार मोबाइल से लिंक है, मोबाइल नंबर बैंक खातों से लिंक है, तो क्या आधार कार्ड वहां भी इनवैलिड कर दिया जाएगा? यानी बैंकों में और पैसे के लेन देन में जितने भी आप एनजीओज या सोसाइटीज या ट्रस्ट रजिस्टर कराते हैं, उसमें आधार ही मेन कागज होता है। सब किसकी मर्जी से हो रहा है? ये सवाल देश के जनप्रतिनिधियों यानी जनसेवकों की मर्जी से या प्रधान सेवकों को चलाने वाली शक्तियों की मर्जी से? आयोग ने कहा है कि हम वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे, और 2003 में यही प्रक्रिया हो भी चुकी है। हालांकि 2003 की प्रक्रिया और आज की प्रक्रिया के आदेशों में, इलेक्शन कमीशन के आदेशों में जमीन आसमान का फर्क है। वोटर लिस्ट संशोधन का आदेश लाने के पीछे की वजह इलेक्शन कमीशन यह भी बताता है कि काफी नए युवा वोटर बने हैं, बिहार से पलायन बहुत हुआ है, अब शहरीकरण भी हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, काफी लोग अब दुनिया में भी नहीं रहे, वगैरह वगैरह। आयोग ये भी बताता है कि बीएलओ घर घर जाकर इसकी जांच करेंगे और फॉर्म भरने में वोटर्स की मदद भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जो लोग फॉर्म भरेंगे उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल होगा, जो फॉर्म नहीं भरेंगे उनका नाम काट दिया जाएगा। मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं देवेंद्र यादव, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि बिहार के लगभग 8 करोड़ वोटर्स में 4 करोड़ 76 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। इनमें से लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा के पास वो दस्तावेज नहीं हैं जो इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए मांगे। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची संशोधन के नाम पर देश में एनआरसी लागू किया जा रहा है। इसी के चलते पटना में इंडिया गठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इसमें बताया कि ये भारत के लोगों के अधिकारों का खुले तौर पर हनन है और सरकार की मनमानी है, जो संविधान की रूह और सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के एकदम खिलाफ है। बिहार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये बिहार की गरीब जनता को उनके वोट के बुनियादी अधिकार से महरूम करने और शोषण का एक नया षड्यंत्र है सत्ता पक्ष का। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम कर रहा है। पवन खेड़ा बोले, क्या वजह है कि सवाल हम चुनाव आयोग से करते हैं, जवाब बीजेपी देती है। इनका आपस में क्या रिश्ता है, ये हमें बताएं। पवन खेड़ा कहते हैं कि अभी हम महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली से लड़ ही रहे थे कि अचानक बिहार के वोटों पर डाका डालने के लिए इलेक्शन कमीशन आ गया। ये सिर्फ वोटों पर डाका नहीं, बल्कि ये आपकी यानी जनता की पहचान, उनके अधिकारों और उनके वजूद और उनकी नागरिकता पर डाका है। सवाल यह है कि इसकी सजा किसको मिलेगी, ये हमारा सवाल है, और कब मिलेगी और कौन देगा? इसका जवाब यह है कि सत्ता बदलने का इंतजार किया जाए। उसके बाद सत्ता में आसमान से कुछ लोग तो आएंगे नहीं। इसी समाज और भारत की राजनीतिक चक्की का पिसाही खाने वाले लोग हमारे नेता हैं। क्या सिर्फ चेहरे बदले जाएंगे और चरित्र वही रहेगा? इन सवालों का जवाब आपको देना हो। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये सवाल हमेशा बना रहेगा। कुछ रोज पहले ही राहुल गांधी ने सवाल किया था कि महाराष्ट्र में
2024 लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के बीच सिर्फ 6 महीने के अंतराल में 39 लाख से ज्यादा वोटर्स बढ़ाए गए थे। और वो वोटर्स आए कहां से, वो वोटर पहले कहां थे, ये राहुल गांधी का सवाल था। इसका जवाब हमें डिजिटल फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हम मोदी के डिजिटल इंडिया में रहते हैं। सवाल यह है कि चुनावी धांधली की शिकायत तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा में भी की थी, उसका क्या नतीजा निकला? कुछ हमें कांग्रेसी कहते हुए मिलते हैं कि हमने ये किया, हम रोड पर हैं, ये हैं, लेकिन फायदा क्या है? नतीजा तो वही, ढाक के 3 पात चल रहे हैं। विपक्ष को लड़ाई जीतने के लिए लड़नी होगी, देश और जनता की सच्ची सेवा के लिए लड़नी होगी। कौरव पांडवों के बीच फर्क तो करना ही पड़ेगा ना। अर्जुन बनना पड़ेगा, श्री कृष्ण के उपदेशों पर अमल करना पड़ेगा, तभी सत्ता परिवर्तन संभव है। वरना आज की तारीख में चालबाज, मदारी और सियासी मैनिपुलेटर सत्ताधारी पार्टी के पास कांग्रेस और विपक्ष से ज्यादा अच्छे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि महाराष्ट्र में वोटर बढ़ाकर और बिहार में वोटर घटाकर चुनाव जीतने के लिए ईसी की ये प्रक्रिया चल रही है। एक और यूजर का कहना है कि वोटर लिस्ट को संशोधन के नाम पर नए सिरे से बनाना लोकतंत्र और देश की संपदाओं और रिसोर्सेज पर एक डाका है। सरकार हर चीज पर टैक्स लगा चुकी है। भारत की जमीन पर बिना टैक्स दिए कोई नागरिक चल भी नहीं सकता। चलकर कोई दिखाए। जब आप गाड़ी टोल से गुजारते हैं तो पैसे देकर जाते हैं, जाहिर है आप रोड पर बगैर पैसे दिए नहीं चल रहे। कैसी विडंबना है। मतदाता सूची संशोधन मामले पर पटना की प्रेस वार्ता में विपक्ष के नेताओं ने इस बात की चिंता व्यक्त की कि ये गरीब जनता के अधिकारों को खत्म करने की साजिश है। तेजस्वी ने कहा, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। श्रम मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लगभग 3 करोड़ बिहारी अपने राज्य से रोजगार और नौकरी के लिए बाहर हैं, पलायन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो ये संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। यहाँ ये सवाल तेजस्वी और बिहार की दूसरी शासक पार्टियों से है हमारा कि बिहार में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन और संपदा यानी कुदरती ज़खायर, नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद बिहार की जनता गरीब क्यों है? सैलाब एक वजह बताई जाती है। तो इन सैलाबों से बचने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किए जाते? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? इस पर डिस्कशन क्यों नहीं होता? बिहार की सरकारें इस पर क्यों ध्यान नहीं देती? सरकार में तो आप भी रहे तेजस्वी जी, आपके फादर भी रहे और दूसरी पार्टियां भी रहीं। खुद कांग्रेस ने भी सरकार चलाई है बिहार में। सत्ता पक्ष अपनी मस्ती में है, जबकि विपक्ष भी चुनाव के दौरान वोट के लिए ही एक्टिव होता दिखाई पड़ता है। बाकी जनता की समस्याओं से उनको कितना सरोकार है ये आप जानते हैं। चुनाव आयोग 24 जून को मतदाता निरीक्षण के आदेश जारी करता है और 25 जून से इस पर काम शुरू हो जाता है। इतनी तीव्र गति से देश की किसी प्रगतिशील योजना पर काम होता हमें नहीं दिखाई देता। आपको पता हो तो बताना। सरकार सीवर के एक ढक्कन को लगाने के नाम पर महीन और टीन का एक बोर्ड लगाकर छोड़ देती है जिस पर लिखा होता है कि कार्य प्रगति पर है। ऐसी प्रगति के दावे करने वाली सरकारें जब 24 घंटे में फैसला ले लेती हैं तो जनता को भी इसका एहसास तो हो ही जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष गुप्त रूप से एनआरसी को बिहार में शुरू कर रहा है जो पूरे देश में लागू करेगा, जिसका सीधा मकसद है बिहार के सिंहासन पर किसी भी सूरत में कब्जा करना। क्या विपक्ष के पास कोई मजबूत रणनीति है जिससे सत्ता पक्ष के जनविरोधी राजनीतिक हमलों को बेअसर किया जा सके, या वो भी सिर्फ जुमलों से ही काम चलाना चाहती है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप छोकर ने कहा कि 3 महीनों के अंदर 2 राउंड का सर्वे, ड्राफ्ट रोल, पोलिंग स्टेशंस का इंतजाम, सीमाओं का पुनर्गठन और लोगों की शिकायतों का निवारण कैसे हो पाएगा? मुमकिन नहीं है। इस तरह से मतदाता सूची के विशेष निरीक्षण का फैसला लिया जाना हरगिज उचित नहीं है। ये लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। जो सरकार विपक्ष के लगातार मांग करने के बावजूद 5 सालों से जनगणना नहीं करा सकी, अब जाकर केंद्र सरकार का जनगणना का ऐलान आया है और ये काम इस महीने या इस साल नहीं होने जा रहा, बल्कि 1 मार्च 2027 से जनगणना करने के लिए औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। वो उस वक्त में होगा या नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि बिहार चुनाव के मद्देनजर 24 जून को आदेश आता है और 25 जून से काम शुरू हो जाता है। यह है वोट की राजनीति। सिर्फ 24 घंटे में इतने संवेदनशील मुद्दे पर बिना चर्चा के काम शुरू कर दिया गया है ना कमाल की बात। लेकिन अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस देने या राज्य के दूसरे प्रगतिशील कामों की योजनाओं पर अमल की बात आएगी तो न सत्ता पक्ष सीरियसली इसको लेगा और न ही विपक्ष
इस पर कोई चर्चा करने या कराने की बात करेगा, न मांग करेगा। जैसे ही चुनाव और वोट की बात आती है, दोनों घोड़े पर सवार हो जाते हैं, क्योंकि मुद्दा चुनाव जीतने, सत्ता भोगने से जुड़ा होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासी पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जनता के प्रति कितनी हमदर्द और संवेदनशील हैं। आसाम में 3.25 करोड़ वोटरों की गिनती 6 साल से ज्यादा वक्त लगा करने में। क्या बिहार के 8 करोड़ वोटरों की गिनती 3 महीने में पूरी की जा सकती है? क्या यह संभव है? कहानी कितनी विचित्र है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 जनवरी 2003 से जो लोग वोट देते आ रहे हैं, अब उनसे कहा जाएगा कि वो अपने दस्तावेज चुनाव आयोग में नए सिरे से जमा करें, अन्यथा उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। बिहार की जनता जो हर साल कई कारणों से स्थानांतरित यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है, उसमें सैलाबों का आना एक बड़ी वजह है और फिर कारोबार वगैरह, तो उससे आप ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जो स्थायी लोगों के पास भी नहीं होते। इसके पीछे की मंशा आप खुद समझ सकते हैं। एक माशूक भी उसके आशिक से ऐसी फरमाइशें नहीं करता जैसी शर्तें इलेक्शन कमीशन वोटरों से रख रहा है। अब बिहार में मतदाता सूची संशोधन के भूत को लोगों के सर पर नचाया जा रहा है और सत्ता की चुड़ैल को वोट डसने के लिए छोड़ दिया गया है। फिलहाल सत्ता पक्ष कूल है, क्योंकि विपक्ष उसकी बिछाई बिसात पर रक्स कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता किसको उंगली पर नचाएगी ये देखना अभी बाकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वक्त पड़ने पर शायद ये वीडियो आपके भी काम आ सके। शुक्रिया।